हाँ, तो ज्योग्राफी के कैप्सूल कुछ बच गए थे, तो आज आपको चैप्टर 1 और 2 का भी लगातार कैप्सूल मिलेंगे, तुरंत आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर 1-2 दिन में मैप सीरीज स्टार्ट कर देंगे, फिर कैप्सूल जैसे खत्म हो जाते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के पर अगर बात करेंगे आज तो चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर से आ रहे हैं जहाँ तक है। वैसे देखो लाइव टेस्ट में ओवरऑल चैप्टर, क्योंकि ज्योग्राफी में ना छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो मोस्टली तो आपके लाइव टेस्ट को अगर अच्छे से रट लेते हो तो ज्योग्राफी ओवरऑल हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेषत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। पहला क्वेश्चन है जैसे कि मानव भूगोल के विकास की क्रमिक अवस्थाएं, सक्सेसिव स्टेजेस टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 5-6 स्टेज है इसकी, 6 की 6 याद करनी है। आरंभ, सिर्फ हेडिंग क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं यहाँ से। आरंभिक उपनिवेश काल 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड 15 to 17th सेंचुरी। उत्तर उपनिवेश काल 18वीं से 19वीं शताब्दी, लाइन वाइज याद करना, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। लेटर कॉलोनियल पीरियड 18 to 19th सेंचुरी। अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, लेट 1950s टू लेट 1960s, और 1970 का दशक, डिकेड ऑफ 1970s, और 1990 का दशक, डिकेड ऑफ 1990s। बस ये 6 पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। टाइम पीरियड जरूर याद कर लेना और बाकी ईजिली याद हो जाएगा। फिर है मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम, द 6 मेजर अप्रोचेज टू ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 6 कौन कौन सी है? पहला अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, और उत्तर आधुनिकवाद। ये 6 के 6 आपको एग्जैक्ट याद करना है। ये क्या है? मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडियल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, और पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। कुल मिला के 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना, बहुत ईजी है। फिर है मानव भूगोल में 1970 के दशक में शामिल किए गए कोई 3 उपागम कौन कौन से हैं? नेम 3 अप्रोचेज इंक्लूडेड इन ह्यूमन ज्योग्राफी इन द 1970s के अंदर जो करे थे 3, वो एक तो है कल्याणप्रद अथवा मानवतावादी विचारधारा, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स, दूसरा आमूलवादी विचारधारा, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, या फिर व्यवहारवादी विचारधारा, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। आमूलवादी क्या है कि आमूलवादी विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। इन दीज इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच, अच्छा फर्स्ट मैंने दूसरा बोल दिया आमूल वाला, तो ये बोल देता हूँ। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सिस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। और पहला था कल्याणप्रद वाला, तो जहाँ पर अपन बात करते हैं कल्याणप्रद की, वेलफेयर की, तो सीधी सी बात है आवासन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा जैसे पक्ष शामिल होते हैं इसके अंदर, सीधी सी बात है ना। दिस इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इसमें आ जाते हैं। तीसरा व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर अधिक जोर दिया। मतलब कि बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स लेड मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक छोटा सा अलग से याद कर लेना, नियतिवाद क्या है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। डिटर्मिनिज्म, इसमें इसका क्या होगा? 3 पॉइंट, इसका आंसर छोटा सा है कि नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है, ठीक है, पर्यावरण से, एनवायरमेंट से। अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनिज्म आइडियोलॉजी, एवरी एक्टिविटी ऑफ मैन कंसिडर्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण से सीधा कनेक्ट इसके अंदर होता है। और नियतिवाद सामान्य रूप से मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है। निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं करता, जैसे जो कि पर्यावरण कारकों से प्रभावित रहता है, ये मान लो। जो भी एनवायरमेंट फैक्टर होंगे, इन डिटर्मिनिज्म जनरली कंसिडर ह्यूमंस टू बी ए पैसिव फैक्टर, ठीक है, निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय समझता है। और विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये एनवायरमेंटल फैक्टर से पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब कि प्रभावित रहता है। और नियतिवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का क्या होता है? गुलाम होता है, प्रकृति का दास होता है। सही बात है, हमें नेचर की बहुत ज़रूरत है, हम नेचर हैं तभी हम जी पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं, और नेचर से बहुत कुछ हमें मिलता है, तो इसलिए हम उसके गुलाम है, दास हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ डिटर्मिनिज्म, मैन इज द स्लेव ऑफ नेचर, ठीक है, ये नियतिवाद हो गया। फिर है नव निश्चयवाद का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब देखो आराम से कि नव निश्चयवाद संकल्पना प्रकृति एवं मानवीय क्रियाओं के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है
और ये संकल्पना हमें ये बताती है कि किसी प्रदेश के विकास की योजना प्रकृति के साथ सामंजस्य या समन्वय करते हुए बनानी चाहिए, अन्यथा हमें कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा इससे पर्यावरण को हानि भी पहुंच सकती है। बिल्कुल सही बात है। न्यू डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस कॉन्सेप्ट टेल अस that the development of a region should be planned in harmony or coordination with nature, otherwise we will have to face many environmental problems and this will harm to environment। हमें मतलब जो भी काम करना है वो पर्यावरण को ध्यान रख के करना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डर हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों काट देते हैं और वहाँ पर फिर नुकसान होता है। इसलिए हमें सारी की सारी एनवायरनमेंट या पर्यावरण को देखते हुए काम करना चाहिए, वरना हमारे लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर है सामाजिक भूगोल की कुछ उपशाखाएं होती है। मेजर सब ब्रांचेज ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सब ब्रांच का मतलब होता है सब ब्रांचेज होगी उपशाखाएं, ठीक है। तो कुल मिला के 6 ऐसी उपशाखाएं हैं। तो उसमें देखो कुल मिला के 7 है ये। पहली है व्यवहारवादी भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी। सामाजिक कल्याण का भूगोल जिसको अपन कह सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक वेलबींग, एक ही बात है, ठीक है। तीसरा अवकाश का भूगोल, ठीक है, यानी ज्योग्राफी ऑफ लेसर। चौथा आगे पीछे हो गया ना थोड़ा सा, चौथा या निचरा सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी। 5वां लिंग भूगोल जेंडर ज्योग्राफी। 6ठा ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और 7वां मेडिकल भूगोल यानी चिकित्सा भूगोल मेडिकल ज्योग्राफी। कुल मिला के 7 सब ब्रांच आपको याद करनी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक भूगोल की उपशाखाएं हैं ये 7, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है संभववाद, पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्या होता है संभववाद? 100% मोस्ट आ सकता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावना को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप स्पष्ट रूप से सर्वत्र दिखलाई देती है। फ्रांसीसी विद्वानों ने इसे संभववाद के नाम से संबोधित किया। नाम आराम से चैप्टर से पढ़ा था, बता रखा है मैंने, और आराम से आपको समझ में भी आ रहा होगा, लिखा हुआ इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द पीपल begin to understand the environment and forces of nature with the passage of time. With social and cultural development, humans develop better and more efficient technology. They move from a state of necessity to a state of freedom. They create possibilities with the resources obtained from the environment. The human activities create cultural landscape. The imprints of human activities can be seen everywhere, such as health resort or highlands, use urban sprawls, fields, orchards, and pasture of plain and rolling hill spots on the coast, ocean routes on the ocean surface, and satellites in the space. और फ्रेंच स्कॉलर्स टर्म दिस पॉसिबल, इसी ने फ्रांसीसी विद्वान इन सबको, पूरी घटना को, पूरी प्रोसेस को संभववाद का या पॉसिबिलिज्म का नाम दिया है। छोटा सा कैप्सूल है, ज़्यादा क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन में सेलेक्ट किए हैं। बाकी ओवरऑल जो कसर जो निकल जाएगी वो आपको लाइव टेस्ट अच्छे से देना है, ठीक है। और लाइव टेस्ट भी कैसे, पहले तो आपको चैप्टर वाइज देना है, फिर आपको जो कॉम्बो मेगा टेस्ट देना है, फिर महा मेगा देना है। ध्यान रखना, लाइव टेस्ट चैप्टर वाइज पहले देना है, फिर आपको मेगा टेस्ट देना है, फिर आपको महा मेगा टेस्ट देना है। ये ज़रूर ध्यान रखें, 3-3 बार टेस्ट देना है, पहले चैप्टर वाइज, फिर मेगा, फिर महा मेगा, तब जाके पूरी तैयारी होगी। इस बात का जोर देना, लाइव टेस्ट और कैप्सूल के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का कैप्सूल कंप्लीट।